काजिम शाह ने अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया था और आने वाले लम्हों का सोचकर पश्मीना अंदर तक काम गई थी। उसने एक ही जुस्त में बिस्तर से छलांग लगाई थी और दरवाजे का रुख किया था, लेकिन काजिम शाह ने उसे एक झटके में पकड़ के वापस बिस्तर पे पटका था और मुकम्मल उस पर हावी हो गया था। उसके लिबास को तन से जुदा करता अब वो उसके लबों से सैराब हो रहा था। उसके हाथ पश्मीना के जिस्म के नशेब व फराज को महसूस कर रहे थे। उसकी छुअन में मोहब्बत नहीं, बल्कि एक जुनूनियत थी, जैसे वो किसी चीज़ का बदला ले रहा हो। मेरी बेटी बेकसूर है साईं, वो नहीं जानती आपकी बहन कहाँ छुपी है। गुलाम हुसैन हाथ जोड़कर सरदार काजिम खानजादा के सामने झुका था, जबकि काजिम शाह की गुस्से भरी नजरें सामने खड़ी पश्मीना पर थीं, जिसकी आंखों में नफरत लिए काजिम खानजादा को देख रही थी। तुम्हारी बेटी उम्र में बहुत छोटी है गुलाम हुसैन, हमारी दी हुई तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कल तक का वक्त है अगर। अभी कासिम बोल ही रहा था जब पश्मीना ने उसकी बात काटते हुए बोली, मैं आपसे नहीं डरती काजिम खानजादा, जो करना है कर लो। पश्मीना की बात को सुन के काजिम तंजिया मुस्कुराया। कुछ देर में तुम अपने अल्फाज पर खून के आंसू रोने वाली हो। फिर कुछ देर बाद ही पश्मीना का निकाह कासिम खानजादा से होने लगा। पश्मीना के लाख चिल्लाने के बावजूद उन दोनों का निकाह हो चुका था। वो निकाह कैसे हुआ था कोई नहीं जानता था। उसके बाप ने उससे कहा था तुम्हारा निकाह साईं के साथ हो रहा है। पश्मीना ने बहुत मना किया कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी, मगर गुलाम हुसैन ने उसे अपनी कसम दे डाली थी कि तुम्हें ऐसा कहीं करना होगा। मजबूरन पश्मीना को खामोश होना पड़ा और निकाह के बाद पश्मीना वहीं कमरे में बैठी थी। उसका पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। जब गुलाम हुसैन अंदर आया तो वो तेज रफ्तारी से उसके गले लगने के लिए भागी, मगर उस वक्त काजिम शाह भी बैठक नुमा कमरे में आ गया था। जितनी तेजी से पश्मीना बाप की जाने भागी थी, काजिम शाह ने उसी तेजी से उसकी कलाई अपने हाथ में ली थी। लड़की, अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, तो मेरे पूछे बगैर किसी अहरे गैरे नत्थु खैरे को मिलना दूर की बात, देखोगी भी नहीं। पश्मीना ने उसे काट खाने वाली नजरों से देखा और तड़क कर बोली, बाप है वो मेरा, समझे? बाप? वो बाप जिसने अपनी बेटी को बचाने की खातिर तुम्हारी कुर्बानी दे दी। कासिम शाह ने तंजी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो पश्मीना ने हैरत से गुलाम हुसैन को देखा। वो कासिम शाह की बात थोड़ी बहुत ही समझ पाई। ऐसे क्या दिख रही हो? मैंने इसे सिर्फ इतना कहा था कि बेटा माशाल्लाह जवान हो गया है तुम्हारा। तो उसने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए, जानती हो क्या कहा? साईं मेरी बेटी को कुछ न कहेगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैं पश्मीना को मना लूँगा, वो आपसे निकाह करेगी। बस मेरे बेटे को बख्श दें। ये सब कहकर आया था तुम्हारा बाप मुझे। काज़िम शाह ने मज़ा लेते हुए इधर टोकरी में से एक सेब उठाकर कतरा था, फिर बड़े अंदाज में जाके बैठ के सोफे पे टेक लगाकर बैठ गया। गोया वो तमाशा देखने के लिए मुकम्मल तैयार था। पश्मीना बाप को अजीब सी निगाहों से देख रही थी, जबकि गुलाम हुसैन बेटी के सामने हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था, बस यूं ही हाथ बांधे खड़ा था। कुछ ही देर तक दोनों बाप बेटी ऐसे ही खामोश खड़े रहे। उसे अंदाजा हो चुका था कि काजिम शाह से लड़ने के लिए उसे जबान या हाथ की नहीं, बल्कि अक्ल और तहम्मुल की जरूरत है। अब आप जाएं, हो गई है मेरी शादी, और खुदारा तब तक मत आइएगा मेरे पीछे जब तक मैं खुद न बुलाऊं। गुलाम हुसैन ने नजर उठा के बेटी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पश्मीना ने भी जोर से रगड़ कर अपनी आंखें साफ की। हाँ भाई गुलाम हुसैन, जाओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारी बेटी तुम्हें अपने घर से तकरीबन धक्के दे के ही भेज रही है, और तुम ढीठों की तरह ढीठ बने अभी तक यहीं हो। पश्मीना के हाथ में सख्त पसीना आने लगा। उसने अपनी मुट्ठी जब्त से बंद कर ली। जानती थी उसका एक गलत कदम उसके अब्बा पर भारी पड़ेगा। अब आप जाएं, हो गई ना मेरी शादी, बस यही चाहता था, ये शख्स तो हो गया, और अब बाकी अल्लाह मेरा निगहबान है। आप जाएं। पश्मीना ने संजीदगी से अपने अब्बा को, उसे दुख भी हुआ मगर उसे उनको यही ठीक था। अगर वो अब्बा को मजीद वहाँ रुकने देती तो काजिम शाह उनको न जाने क्या कुछ कहता। गुलाम हुसैन वहाँ हनूस खड़ा रहा तो पश्मीना ने आगे बढ़ के उसके गले लगी और जोर से अब्बा का हाथ दबाते हुए कहा। इसने नहीं जाने के लिए इशारा किया। अब की मर्तबा वो वहाँ से चले गए थे। दुख तो पश्मीना को भी था। अब्बा ने जो किया था, मगर उसकी जगह होती तो वो भी यही करती। अगर एक औलाद को की शादी करके उनकी दूसरी औलाद की जान बच रही थी, तो वो क्यों ना ये मौका उचकते। जबकि अगर वो काजिम शाह की बात ना मानते तो उनकी एक औलाद मारी जाती, और न जाने बाद में पश्मीना के साथ क्या होता। तो उन्होंने मुदब्बिराना फैसला लिया था। पश्मीना ने अब्बा को जाते देखा तो उसकी आंखों में एकदम से ढेर सारे आंसू मंड आए, जो उसने आंखें झपक झपक के मुश्किल से गिरने से रोके। काजिम शाह बड़े दिलचस्पी से सारा मामला देख रहा था। अचानक से वो पश्मीना के सामने आया
और सुर्ख अंगारा होती आंखों से उसे देखते हुए बोला, तुमने बहुत गलत फैसला किया है, मेरी बहन के मुतालिक कुछ भी ना बताकर। एक बात मैं बता दूं, ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। मुझे 100 नहीं 200% यकीन है कि मेरी बहन का ठिकाना तुम्हें मालूम है। पश्मीना ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और सपाट लहजे में बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो आजमाते रहो अपने यकीन, मुझे परवाह नहीं है। काजिम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, जो अब बड़े आराम से उसी सोफे में बैठ गई थी जिस पर कुछ देर पहले काजिम शाह बैठा हुआ था। पश्मीना को देखकर काजिम शाह एक लम्हे के लिए तो दांतों तले पसीना आ गया था, क्योंकि वो लड़की वाकई कोई आम लड़की नहीं लग रही थी। बहुत देखी हैं तुम जैसी चूटियां, और काजिम शाह ऐसी चूटियों को मसलना खूब जानता है। उसने दांत किचकिचा के पश्मीना से कहा था, मगर वो खामोश रही तो काजिम शाह लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही पश्मीना ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में आए आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ डाला। काजिम शाह, देखना, तुमने हमारा जीना हराम किया है, मैं तुम्हारे लिए जीना मुश्किल कर दूंगी। बहुत कर लिया जुल्म तुमने, मगर मैं खुद पर तुम्हें जुल्म हरगिज नहीं करने दूंगी। समझे, खुदा नहीं हो तुम। सोचते हुए उसने गुस्से से अपना दुपट्टा उतारा और दीवार में दे मारा। इधर कासिम शाह बाहर आया तो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि पश्मीना को जितना भी डरा धमकाता वो सच नहीं बताने वाली। जबकि उसकी खास मुलाजमा ने खबर दी थी कि बीबी के कमरे में मौजूद रात के पहर कोई लड़की मौजूद थी। उसके बाद अगली सुबह ये गुलाम हुसैन की लड़की गुल बीबी से मिलने आई थी, फिर चली गई, और उसी शाम ही गुल बीबी हवेली से भाग गई। तभी काजिम शाह को पूरा यकीन था कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे पश्मीना का हाथ है, मगर ये लड़की तो मान के ही नहीं दे रही थी। वो हवेली के रिहाइश की हिस्से की जानिब आया तो गौहर भागती हुई काजिम शाह के पास आई। काजिम शाह, तुमने निकाह कर लिया है? ये नौकर मुझे क्या बता रहे हैं? किस चीज की कमी रह गई थी मेरी खिदमत में जो तुमने एक और निकाह कर लिया, वो भी कई साल छोटी लड़की से? अपनी उम्र तो देखो, तुम 35 बरस के हो चुके हो और इतनी छोटी लड़की से निकाह कर लिया तुमने। गौहर को अपना गम छोटा लग रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ पश्मीना की फिक्र थी, क्योंकि अक्सर ही पश्मीना से उसकी मुलाकात हो जाती थी। वो गुल से मिलने हवेली आया करती थी, मगर पश्मीना से निकाह, ये बात गौहर का दिमाग कबूल करने में एतराज बरत रहा था। कासिम शाह ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, गौहर, इस वक्त मेरे सामने से हट जाओ, मेरा दिमाग अपनी असल हालत में नहीं है, समझ रही हो ना तुम? मगर गौहर बेइज्जत की पक्की थी। कासिम शाह, मुझे इस बात का जवाब दो कि मेरे निकाह में होते हुए तुमने उस लड़की से निकाह क्यों किया? क्या मैंने ये बात तुमसे नहीं कही थी कि जिस रोज तुम्हारा दूसरा निकाह करने का दिल चाहे मुझे छोड़ देना, फिर चाहत जिससे मर्जी शादी करना? कासिम शाह एक तो पहले ही ज़हरी तौर पे बहुत निढाल था, ऊपर से गौहर की बातों ने उसे अजीब शशोपंज में मुब्तला कर दिया था। वो गौहर पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, सो उसने गौहर को एक जानिब धकेल के पीछे किया और जिन कदमों से रिहायशी हिस्से में आया था वैसे ही तेजी से बाहर निकल गया, क्योंकि वो समझ गया था कि अभी उसके लिए यहाँ आना रुकना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। निकाह करते वक्त वो हैरान था, उसे गौहर का ख्याल क्यों नहीं आया? वो पश्मीना को कोई और सजा भी तो दे सकता था। फिर उसने निकाह क्यों किया पश्मीना से? शायद वो उस पर अपनी मर्दानगी जाहिर करना चाहता था। ये सोचकर वो कदरे पुरसुकून हुआ और अपनी जीप पर अकेला ही हवेली से बाहर निकल गया। अभी वो सुकून चाहता था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका सुकून गारत हो गया जब उसकी जीप के ऐन सामने वसी खानजादा की गाड़ी आन रुकी। और सुनाओ काजिम शाह, सुना है बड़े परेशान हो आजकल। काजिम शाह का दिल चाहा इसी वक्त वो वसी खानजादा का मुंह तोड़ दे। तुमसे मतलब? मेरी आधी परेशानी तो तुम हो, इस दुनिया से दफा हो जाओ तो मैं थोड़ा पुरसुकून हो जाऊं। काजिम शाह ने दो टोक जवाब दिया, जिस पर वसी खानजादा के चेहरे के तासुरात में बिल्कुल भी तनाव का शिकार नहीं हुए, बल्कि वो उल्टा मुसलसल मुस्कुराते हुए काजिम शाह को देखते हुए बोला, भाग गई है घर से तुम्हारी बहन, और फिर भी वो गुरूर और तंतना हनूस कायम है। ये बात सुनते ही काजिम शाह तेजी से अपनी जीप से उतरा और वसी खानजादा पर उसने पहले हमला करता वो फुर्ती से अपनी गाड़ी वहां से भगा ले गया। जबकि काजिम शाह का दिल चाहा वो अपना ही सर किसी पत्थर के साथ फोड़ दे। गुल के भागने की खबर भला उसे कैसे हुई? मैंने तो घर के नौकरों के कानों में भी ये बात नहीं पड़ने दी, तो दूसरे इलाके तक वसी खानजादा के कानों में कैसे और किसने डाली ये बात? वो काफी देर वहीं खड़ा ये सब कुछ सोचता रहा, मगर कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। वसी खानजादा गौहर का भाई था।
काजिम शाह और गौहर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो गौहर उसके साथ भागकर उसकी हवेली में आ गई। बस तब से ही काजिम शाह और वसी खानजादा की लड़ाई चल रही थी। हमेशा दोनों सियासत में एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते। हर वो काम करते जो दूसरा करता ताकि उसे शिकस्त दे के नीचा दिखाया जा सके। शादी के बाद गौहर ने शौहर और बजाय दोनों के ही मामलात में बोलना छोड़ दिया था। वो जानती थी कि अगर एक के मामले में साथ देगी तो दूसरा खफा होगा और पहला दूसरे को मजीद जिच करेगा, तो वो हमेशा से पीछे हट जाती थी। गुल, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुद कलामी करते हुए काजिम शाह ने एक जोरदार मुक्का जीप के स्टीयरिंग व्हील पर मारा था और तेजी से जीप चला दी थी। पश्मीना इधर बैठक में खामोशी से एक तरफ बैठी थी। जब बैठक का दरवाजा होले से बजा, वो सीधी नहीं हुई, बस गर्दन मोड़ के दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर गौहर खड़ी थी। ना पश्मीना ने कोई रद्द अमल जाहिर किया और ना ही गौहर ने कुछ कहा। जिससे वो छोटे छोटे कदम उठाती पश्मीना के करीब आई और नरमी से उसके बाल माथे से हटाते हुए बोली, मुझे अपना दुश्मन मत समझना। मेरा झगड़ा तुमसे नहीं है, काजिम शाह से है। बीवी हो उसकी, बेशक बीवी की तरह रहो या हरीफ की तरह, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। वैसे भी काजिम शाह मेरे दिल से उतर चुका है। पश्मीना ने देखा गौहर ये सब कहते हुए उससे बिल्कुल भी नजरें नहीं मिला रही थी। वो उसके बालों को मुसलसल देखे जा रही थी। पश्मीना ने उसका हाथ नरमी से थामा तो गौहर वहीं बैठ गई। आप ठीक हैं? पश्मीना की आवाज़ और लहजा दोनों ही नरम थे। गौहर ने अब की मर्तबा पश्मीना को देखा और सपाट लहजे में बोली, क्या मुझे ठीक होना चाहिए? उसने गौहर का हाथ छोड़ दिया तो वो वहीं पश्मीना के करीब दीवार से टेक लगा के बैठ गई। जानती हो, मैंने इतने साल इस शख्स को दिए, इसने बदले में मुझे क्या दिया? पश्मीना, मैं दोहरे अज़ाब में घिरी हूँ। अपना घर छोड़ा, घर वालों की इज्जत खाक में मिलाई और ये शख्स आस्तीन का सांप निकला है। बहुत बुरा किया इसने मेरे साथ। पश्मीना बस खामोशी से उसे सुनती रही। जानती थी कि गौहर पर कितनी और किस कदर कयामत टूट रही है। आधी कयामत का शिकार तो वो खुद भी हो चुकी थी। उसका तो कोई लेना देना नहीं था, फिर ये अजाब उसके हिस्से में आया था। क्या चाहती हैं आप? पश्मीना ने संजीदगी से पूछा तो गौहर मुस्कुरा दी और बोली, लड़की मैं क्या चाह सकती हूँ? खैर, खुदा तुम्हें ताकत दे काजिम शाह जैसे फिरऔन की बीवी बनने की। इतना कह कि गौहर वहां मजीद नहीं रुकी और तेज कदमों से बाहर चली गई। काजिम शाह तुम्हारी बर्बादी मैं अपने हाथ से लिखूंगी। गौहर के अंदर से अंगारे बाहर को उबल रहे थे। पता नहीं रात की किस पहर काजिम शाह वापस लौटा तो पहले हवेली की रिहायशी हिस्से की जाने जाने लगा, मगर उसकी खास मुलाजमा ने उसे ये खबर पहुंचा दी थी कि गौहर पश्मीना के कमरे में गई थी। काफी देर वो दोनों बातें करती रहीं, अलबत्ता कमरा बंद था। ये खबर काजिम शाह को बहुत खदशों में मुब्तला कर चुकी थी। वो तेजी से गौहर के पास गया तो वो जाग रही थी। काजिम शाह को कमरे में आता देखकर उसने संजीदगी से कहा, ये जुल्म है कासिम शाह। पहली रात की दुल्हन इंतजार कर रही है तुम्हारा और तुम यहाँ खड़े हो। मैंने जानबूझ के मोहब्बत में डूबते हुए उससे शादी नहीं की। वो जानती है गुल कहाँ पर है, मगर वो बेहद ढीठ लड़की है। उसकी कमर तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया है। कासिम शाह ने जिद होते हुए कहा तो गौहर तलखी से बोली, अगर मैं कहूँ कि गुल कहाँ है इसके मुतालिक मैं भी जानती हूँ तो बताओ, मेरे मुंह से उगलवाने के लिए क्या करोगी तुम? कासिम शाह एक लम्हे के लिए चौंका, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि गौहर उसके मुतालिक कुछ नहीं जानती। वैसे ही कह रही है, मुझे सोना है। बिलाखिर कासिम शाह ने थकन से चूर लहजे में कहा तो गौहर ने उसके लिए बिस्तर पे जगह बना दी। वो चुपचाप करवट लेके सो गया। तकरीबन आधी रात के वक्त उसकी आंख खुली तो गौहर अभी तक जाग रही थी। उसकी नज़रें छत पे गड़ी हुई थी। वो समझ सकता था कि उसने शादी करके गौहर को एक बहुत बड़ा धचका दिया है, जिससे संभलने के लिए उसे कुछ वक्त लगेगा। इतनी आसानी से तो वो ठीक नहीं होगी। कासिम शाह ने गौहर को मजीद नहीं हिलाया और चुपचाप सो गया। तकरीबन फजर के वक्त उसकी आंख फोन की बेल से खुली। नंबर देखा तो उसके खास बंदे का था, जिसके जिम्मे उसने गुल को ढूंढने का काम लगाया था। फोन सुनते ही वो जल्दी से बोला, साईं, गुल बीबी नहीं मिली, लेकिन एक खबर जरूर मिली है और वो बिल्कुल पक्की खबर है। कासिम शाह तेजी से उठ बैठा और सरगोशी के अंदाज में बोला, जल्दी कहो, और क्या खबर मिली है? साईं, गुल बीबी इधर मेन रोड पे आई थी, उनके साथ एक लड़की भी थी। शहर की बस में उस लड़की ने गुल बीबी को बिठाया और उसके बाद खुद वापस पलट गई। कासिम शाह की गिरफ्त मोबाइल पे एकदम बेहद सख्त हो गई। क्या तुम्हें उस लड़की का इल्म है और उसका होलिया वगैरह कुछ भी? वो जानता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पश्मीना ही होगी, लेकिन फिर भी उसने एक मर्तबा इस बात की यकीन दहानी करना चाहता था कि आया वाकई में वो पश्मीना ही है या इस मामले में इसके अलावा भी कोई और मुलविस है।
سائیں یہ تو پتہ نہیں، بس جو بھی تھی کوئی لڑکی تھی، اس نے بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تمہیں یہ خبر کس نے دی ہے؟ کاظم شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو جلدی سے بولا، سائیں جی بس آ کر رکتی ہے، شہر والی وہی ہیں تو ایک ہوٹل پہ موجود اس آدمی نے بتایا۔ ہاں، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دونوں لڑکیاں ہوٹل کے قریب ہی کھڑی تھی اور چادر والی لڑکی گل بی بی کہہ رہی تھی شہر جا کر وہاں سے بس لینا اور یہاں سے بس لوگی تو کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے۔ بس اتنا سننے کی دیر تھی، کاظم شاہ نے اپنا موبائل بند کیا اور تیز قدموں سے حویلی کے بیرونی حصے میں بنی بیٹھک تک آیا، جو فی الحال پشمینہ کے کمرے کے طور پر استعمال ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا جو اندر سے بند تھا۔ کاظم شاہ نے زور زور سے دروازہ بجایا تو پشمینہ، جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ساری رات اس نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ یہی بات اسے اندر سے کاٹ رہی تھی کہ اس کا کاظم شاہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ایسا تو بالکل بھی گمان نہیں تھا، مگر ہو چکا تھا۔ تقریباً فجر سے کچھ پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے سوئی تھی۔ جب دروازہ پھر سے بجا تو جلدی سے دیکھا تو باہر کوئی اور نہیں، کاظم شاہ ہی تھا۔ فجر ابھی پوری طرح نہیں چھائی تھی، آسمان پر ہلکی ہلکی سیاہی ابھی تک موجود تھی۔ اپنے سامنے کاظم شاہ کو غصے سے لال بھپوں کا چہرہ لیے دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تو پشمینہ واقعی میں ڈر گئی تھی۔ کیا یا خیر ہو وہ اس وقت اس کے کمرے کے باہر کیا کر رہا ہے؟ کاظم شاہ نے اپنے سامنے پشمینہ کو دیکھا، جو رات کی اس پہر عجیب سے سحر میں لپٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ الجھے بال، سریا کندھے دوپٹے سے خالی اور سرخ چہرہ، شاید وہ ہڑبڑا کے نیند سے جاگی تھی۔ تبھی کسی بات کا خیال کیے بغیر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ کہاں چھوڑا تھا تم نے گل کو؟ وہ وہیں دہلیز پہ کھڑے کھڑے کاظم شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو پشمینہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب اس کے چہرے پر ایک دم سے تناؤ کی کیفیت آ چکی تھی۔ کاظم شاہ، میں ایک مرتبہ بتا چکی ہوں، گل جہاں بھی ہے اسے میں نے وہاں نہیں پہنچایا۔ ضروری نہیں ہے میں ہی تمہارے ہر مسئلے کے پیچھے ہوں۔ ہاں مانتی ہوں گل اور میری بہت اچھی دوستی تھی، مگر اسے گھر سے بھگانے میں میرا بالکل بھی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنا ہی خود کو سکون میں رکھ سکو گے۔ یہ کہتے ہی پشمینہ نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کرنا چاہا تو کاظم شاہ کو لگا شاید اس لڑکی نے اس کی انا پہ وار کیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولتے ایک دم سے اندر آیا اور اس اپنے پیچھے دروازہ سختی سے بند کیا، حتیٰ کہ اس دروازے کے بند کرنے کا شور اتنی خاموشی میں گوہر کے کمرے تک بھی پہنچا تھا، جس پر گوہر نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کاظم شاہ بے شک خود کو مرد کہلاتا ہے، مگر برداشت یا مردانگی کے نام پر وہ ایک دھبا تھا۔ ادھر پشمینہ نے دروازہ بند ہوتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر ایک دم سے پسینہ چمکنے لگا۔ وہ سختی سے بولی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے تمہاری بہن کو نہیں بھگایا، نہ ہی مجھے پتا ہے وہ کہاں پر ہے۔ کیسے یقین کر لوں میں تمہاری بات کا؟ کاظم شاہ نے اب کی مرتبہ نرمی سے پوچھا، کیونکہ اسے پشمینہ کی قسم پہ تھوڑا بہت یقین آنے لگا تھا۔ اپنی بیوی سے پوچھو، وہ بھی تو ہو سکتی ہے، میں تو کبھی کبھار گل سے ملتی تھی، وہ تو ہر وقت یہیں رہتی تھی۔ اس بات پر کاظم شاہ کا تناؤ چہرہ ایک دم سے ڈھیلا پڑا، جبکہ پشمینہ ہنوز بولتی جا رہی تھی۔ اپنی خاص ملازمت سے پوچھو جس کے ساتھ نہ جانے تم نے کتنی راتیں رنگین کی ہوں گی، ایسے ہی تو کوئی خاص نہیں بن جاتا نا۔ اپنی باقی ملازماؤں سے پوچھو آخر کس نے بھگایا ہے تمہاری بہن کو، یا پھر ہو سکتا ہے ان ملازماؤں میں سے کسی پر تم نے ظلم کیا ہو تو اس نے بدلہ لینے کی خاطر تمہاری بہن کو ولغلا کر بھگا دیا ہو۔ آخر میں ہی کیوں؟ کاظم شاہ کو اس کی بات میں دم نظر آیا، مگر وہ یہ بات اپنی خاص ملازمت سے سن چکا تھا کہ جس رات گل بی بی بھاگی تھی، رات اس کے کمرے میں کوئی لڑکی آئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کے پشمینہ کی کلائی تھامی اور اسے اپنے جانب کھینچا۔ وہ تقریباً چیخی تھی، اس کی چیخ بھی گوہر کے کانوں تک پہنچی تھی، جو اس وقت بیٹھک کے باہر ہی کھڑی تھی۔ جلدی سے وہ کھڑکی کی جانب بڑھی جو اتھ کھلی تھی، وہاں سے اسے کاظم شاہ کی پیٹھ اور پشمینہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کاظم شاہ نے آگے بڑھ کر پشمینہ کی کلائی تھامی، تب پشمینہ کی نگاہ گوہر کی جانب سے دو چار ہوئی۔ دونوں کے چہرے پہ بے بسی تھی۔ پشمینہ نے کچھ بولنا چاہا، مگر گوہر نے ہولے سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ پشمینہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے۔ کاظم نے اسے کھڑکی کی طرف دیکھتے پایا تو فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر تب تک گوہر وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کا پٹ زور سے بند کیا کہ باہر گوہر اور اندر پشمینہ دونوں ہی کانپ کے رہ گئی تھی۔ باہر گوہر تھکی ہاری چال چلتی اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، جبکہ اندر پشمینہ کاظم کی نظروں سے ہراساں ہو رہی تھی۔ پلیز پیچھے ہٹو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ کاظم شاہ اس کی برستی آنکھوں کو دیکھنے لگا، اس کے گالوں پہ پھسلتے آنسوؤں کو۔ نظر بھٹک کے اس کے کپ کپاتے لبوں پہ پڑی۔ اس کے دل کو ایک عجیب سے خیال نے اپنی گرفت میں لے لیا۔
وہ उसे बिस्तर पे धकेल के पूरी शिद्दत से उस पे हावी हो गया था। पश्मीना उसे खुद से दूर करने के लिए उसके सीने पे मुक्के बरसा रही थी, लेकिन काजिम शाह के फौलादी वजूद पे कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी मजम्मत पर काजिम शाह का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। पश्मीना की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा था। अब काजिम शाह ने अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया था और आने वाले लम्हों का सोचकर पश्मीना अंदर तक कांप गई थी। उसने एक ही जिस्त में बिस्तर से छलांग लगाई थी और दरवाजे का रुख किया था, लेकिन काजिम शाह ने उसे एक झटके में पकड़ के वापस बिस्तर पे पटका था और मुकम्मल उस पे हावी हो गया था। उसके लिबास को तन से जुदा करते वो उसके लबों से खुद को सैराब कर रहा था। उसके हाथ पश्मीना के जिस्म के नशीब व फराज को महसूस कर रहे थे। उसकी छुअन में मोहब्बत नहीं, बल्कि एक जुनूनियत थी, जैसे वो किसी चीज़ का बदला ले रहा हो। और यही काजिम शाह की फितरत थी। न जाने कितने ही घंटों तक वो पश्मीना के जिस्म को निचोड़ता रहा। वो अपनी बेवकती पे खून के आंसू रो रही थी। जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा था जिस पर काजिम शाह ने अपनी छाप नहीं छोड़ी थी? उसका नाजुक वजूद अब थकन से चूर हो चुका था। अब पश्मीना की सारी मजम्मत दम तोड़ चुकी थी। हर गुजरते लम्हे के साथ पश्मीना की काजिम शाह के साथ नफरत में इजाफा हो रहा था। अभी वक्त है तुम्हारा काजिम शाह, इंतजार करना मेरे वक्त का, पश्मीना ने भी सरगोशियाना लहजे में कहा, मगर काजिम ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस वक्त वो उस मोज़ोड़ लड़की की कमर तोड़ रहा था, वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। अगली सुबह हवेली पर गमगीन निकली थी। न जाने क्यों पूरी हवेली खामोश थी। कहीं जरा सा भी शोर सुनाई नहीं दे रहा था। मुलाजमाओं की अलग शामत लगी हुई थी। वो सुबह से गौहर को नाश्ते का कई मर्तबा पूछ चुकी थी और हर मर्तबा वो उन्हें डांट के वहां से भगा देती। पश्मीना भी अपने कमरे में खामोशी से लेटे छत को तकने में मगन थी, जबकि काजिम शाह इस वक्त अपनी जीप पर दिलावर की बताए हुए होटल की जानिब रवां दवा था, जहाँ इस होटल वाले ने गुल को बस पर चढ़ते देखा था। वहां पहुंचते ही काजिम शाह ने सपाट लहजे में पूछा, अच्छे से याद करो वो लड़की कैसी दिखती थी? होटल वाले आदमी ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, खूबसूरत थी वो लड़की, गंदमी सी रंगत थी, लेकिन उसने बड़ी सी चादर से आधा मुंह ढांपा हुआ था। अगर वो वैसे ही मुंह ढांपे दोबारा मेरे सामने आए तो मैं यकीनन उसे पहचान लूंगा। ये सुनते ही काजिम शाह ने दिलावर को भेजा कि अभी और इसी वक्त पश्मीना को यहाँ लेकर आओ। दिलावर ने हैरानी से पूछा, साईं कौन पश्मीना? तब उसे एहसास हुआ कि अभी ज्यादा लोगों को उसने निकाह का इल्म नहीं हुआ। उसने दिलावर को समझा के हवेली भेजा। वहां जाते ही दिलावर का फोन आया कि बीबी ने आने से मना कर रही है। वो कह रही है, जब तक मुझे काजिम शाह लेने खुद नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। काजिम शाह ने गुस्से से अपना पैर जमीन पे पटका। जितना वो उस लड़की को जेर करता वो उतना ही उसके ऊपर आती गई थी। अभी थोड़ी देर पहले वाला वाकया शायद वो भूल गई थी, जो फिर इतने क्रॉफर से काजिम शाह पर दोबारा हुक्म चला रही थी। वो वापस हवेली आया तो तब तक दोपहर हो चुकी थी और पश्मीना बड़े सुकून से कमरे में बैठी चावलों की भरी प्लेट के साथ रायता खाने में मसरूफ थी। पास ही उसकी एक नौकरानी खड़ी थी। काजिम शाह ने इस नौकरानी को वहां से भेजा और तलखी से पश्मीना को देखते हुए पूछा, क्या अभी तक तुम्हारी कमर नहीं टूटी जो मुझे बुलवा कर फिर से मेरे गुस्से को हवा दे रही हो? आ जाओ चावल खा लो, बहुत अच्छे चावल बनाती है ये नौकरानी तुम्हारी। पश्मीना ने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा, तो काजिम शाह के तन बदन में आग लग गई, मगर वो बामुश्किल खुद पर जब्त करते हुए दोबारा बोला, पश्मीना, क्या तुम्हारी अकड़ तोड़ने में कोई कमी रह गई थी मुझसे जो अभी तक इतनी ढिठाई का मुजाहिरा कर रही हो? और दिलावर के साथ क्यों नहीं आई जब मैंने बुलवाया था? पश्मीना ने चावलों का आखिरी निवाला लेते हुए बड़ी फुर्सत से काजिम शाह को देखा और संजीदगी से बोली, कमर तोड़ने से क्या मुराद है तुम्हारी काजिम शाह? ये तो तुमने मुझे इज्जत बख्शी है, जानते नहीं हो क्या? ये तो बीवी के लिए मान और फख्र की बात होती है कि इसका शौहर उसके करीब आए, उससे अपनी ज़रूरत को पूरा करे। हाँ, तब इज्जत खराब होती जब मैं तुम्हारे निकाह में ना होती, मगर मेरे लिए तो ये एहसास है, जब एक ना एक दिन ये होना ही था तो पहले क्या और बाद में क्या? क्या चाहती हो तुम? काजिम शाह ने जब्त करते हुए पूछा। यही चाहती हूँ कि जिस तरह तुमने अपना हक लिया है वैसे ही मुझे मेरा हक दो। इज्जत से बीवी की तरह हर जगह खुद लेके जाओ। ये नहीं कि 2 टके के लोगों को भेजो और उनके साथ मुझे बुलवाओ। जहाँ लेके जाओगे तुम लेके जाओगे। कासिम शाह खामोशी से बाहर निकला और कहा, चलो चादर लो और मेरे साथ आओ। पश्मीना तलखी से मुस्कुराते हुए उठकर उसके पीछे चली हुई आई। कुछ ही देर में वो दोनों उस होटल में मौजूद थे जहाँ कासिम शाह ने उसे बुलवा लिया था। पश्मीना को देखते ही होटल वाला अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गया। क्या बात है, आप पहचान नहीं रहे? पहले तो बड़ी बात कर रहे थे, जैसे ही सामने आएगी फौरन उसे पहचान लोगे।
कासिम शाह ने चबाते हुए कहा तो आदमी घबरा गया। फिर जल्दी से बोला, बीवी को कहें कि चादर आदि चेहरे पे डाल लें। कासिम शाह ने पश्मीना को देखा, गोया ऐसा करने का कह रहा हो। पश्मीना ने चादर से आधा चेहरा ढांपा तो आदमी ने उसे बताया कि इस तरीके से चादर को चेहरे पे रखो। उसने वैसे ही रखी तो वो नफी में सर हिला के बोला, ना साईं, ये वो बीबी नहीं है। इस बात पर पश्मीना एकदम से मुस्कुराई और कासिम शाह ने गुस्से से उसे देखा। कासिम शाह ने पश्मीना को वापस गाड़ी में बैठने को कहा और खुद भी थोड़ी देर तक वापस आ गया। हवेली वापस पहुंचे तो आते ही गौहर सामने खड़ी थी। उन दोनों को अजीब नजरों से देख रही थी। कासिम शाह ने अपनी नजरें फेरी। तुम छोड़ती क्यों नहीं मुझे? उसने गौहर को देखते हुए कहा। शौकिया तौर पे नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, अपनी बहन को ढूंढने के लिए कर रहा हूँ ये सब मैं। गौहर ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज किया। फिर सपाट लहजे में बोली, वसी का वलीमा है और मुझे वहां पर जाना है। कासिम शाह ने उसे घूर के देखा, फिर तल्खी से बोला, जानती हो ना, मैं तुम्हारा उन लोगों के साथ मेल जोल पसंद नहीं करता। गौहर ने तल्खी से कहा, मैं भी तो तुम्हारे वो अमाल बर्दाश्त कर रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं, तो अब तुम भी करो। आखिरी बार बता रही हूँ, मुझे वहां जाना है और हर हाल में जाना है। ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लेना कि मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। कासिम शाह इनकार करना चाहता था मगर मसलहत के तहत चुप कर गया। उसने हर तरफ से पूछगछ कर ली थी मगर हर तरफ से शक पश्मीना पर ही जा रहा था। वो रात में गौहर के कमरे में गया तो न जाने क्यों कासिम शाह को वो एकदम बूढ़ी बूढ़ी दिखाई दी। क्या बात है, मुरझा गई हो? उसने गौहर को देखा जो हर वक्त हशाश बशाश दिखाई देती थी, आज बिल्कुल ही अलग सी महसूस हो रही थी। कासिम शाह, कभी तुम्हें अपने बाप या माँ की याद आई है? कासिम शाह ने उसे हैरानी से देखा, गोया उसकी बात न समझ पा रहा हो, जबकि गौहर मुसलसल बोल रही थी, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे याद आएंगे? अपने वालिदैन, अपने बाप को तो तुमने खुद मारा था ना, और माँ बेचारी इसी गम में मर गई। कासिम शाह उसे खामोश करवाना चाहा और उस वक्त को पछताया जब उसने गौहर को ये सब बताया था। उसने गौहर से शादी की तो कासिम शाह के बाप ने उसे जायदाद से आग करने की बात की। इससे पहले कि वो कासिम शाह को जायदाद से आग करता, उसने रात की स्याही में अपने वालिद की ही जान ले ली थी। ये बात उसने तब गौहर को बताई जब उनका पहला झगड़ा हुआ कि तुम्हारी खातिर मैंने अपने वालिद की जान ली है और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। उस दिन से गौहर खामोश हो गई, बल्कि उसे अच्छा भी लगा कि तब से लेकर अब तक वो दोबारा कभी कासिम शाह से नहीं डरी थी। लेकिन अब वो पछता रहा था। काश वो उसे कुछ ना बताता तो आज वो उसे ये ताना तो ना देती, मगर वो खामोश रहा। गौहर फिर से बोलना शुरू हुई। जानते हो, मेरे अब्बा की वफात पे तुमने मुझे नहीं जाने दिया था। काजिम ने अस्पात में सर हिलाया। वफात नहीं, कत्ल हुआ था काजिम शाह मेरे अब्बा का। मौत तो बरहक है, लेकिन जब ये बात पता चली कि अब्बा का कत्ल हुआ है तो मेरी रातों की नींदें हराम हो गई थी। काजिम शाह ने चौंक की गौहर को देखा, जो खला में घूरती हुई न जाने क्या कुछ बोल रही थी। काजिम शाह ये बात जानता था कि उसके बाप का कत्ल हुआ है, मगर उसने गौहर को ये बात नहीं बताई थी। फिर उसे ये सब कैसे पता चला? मगर काजिम शाह खामोश रहा, क्योंकि वो समझना चाहता था कि गौहर आखिर ये सब बातें उससे क्यों कर रही है। मगर वो उसकी तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली, काजिम शाह, क्या तुम मेरे बाप के कातिल को ढूंढ सकते हो? काजिम ने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ देखेंगे, अभी सो जाओ, तुम बेहद परेशान लग रही हो। वो समझ सकता था कि पश्मीना की वजह से वो शदीद दबाव में है, तभी अजीब व गरीब बातें कर रही है। काजिम शाह ने उसे डिप्रेशन दूर करने वाली दवाई दी, जिसे वो खाकर कुछ ही देर में सो गई। मगर काजिम शाह की नींदें अब हराम हो चुकी थी। कुछ दिन तक काजिम शाह इसी शशोपंज में गिरफ्तार रहा। एक जानिब गौहर थी जिसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, दूसरी जानिब पश्मीना थी जो बड़े क्रोफर से उस हवेली में रह रही थी। अलबत्ता गौहर अक्सर ही दिन में उसके पास आ जाती और बस पश्मीना के पास बैठती उससे माफिया ही मांगती रहती थी। एक मर्तबा काजिम शाह ने उसे देख लिया था पश्मीना से माफ़ी मांगते हुए। जब पूछा तो वो तलखी से ही कह के पलट गई, जब सही वक्त आएगा काजिम शाह, तब तुम्हें हर शय का इल्म हो जाएगा, अभी जल्दी क्या है? उसने पश्मीना से पूछा तो वो बड़े आराम से कंधे उचका के एक जानिब हो गई और बोली, मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, क्योंकि तुम जैसे पागल के साथ रहकर मैं खुद भी नफसियाती मरीज बनती जा रही हूँ। काजिम शाह मुझे वली कासिम शाह, मुझे वसी के वलीमे पे जाना है आज रात, और मुझे यकीन है तुम भी मेरे साथ चलोगे। काजिम ने इनकार करना चाहा तो गौहर ने सपाट लहजे में कहा, एक बात याद रखना, अगर मैं अकेली गई तो लौट कर कभी नहीं आऊंगी, इसलिए सोच समझ के मुझे अपना जवाब देना। काजिम शाह ने हामी भर ली, क्योंकि इसके अलावा गौहर ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। जब वो दोनों वलीमे पे जाने लगी तो पश्मीना मुस्कुरा रही थी।
نہ جانے کیوں کاظم شاہ کو ایسا وہم ہوا تھا۔ اچھے سے تیار ہونا کیونکہ آج سب نے تمہیں دیکھنا ہے کاظم شاہ۔ یہ کہتے ہوئے گوہر نے مسکرا کر دیکھا تو وہ چھمبے کا شکار ہوتے ہوئے بولا، ایسا کیوں؟ کیونکہ پہلی مرتبہ سسرال جا رہے ہو نا تم۔ مجھے یقین ہے سب لوگ تمہیں ہی دیکھیں گے۔ جانتے ہو وسیع نے خاص طور پہ تمہارا کہا تھا، اب وہ ہر طرح کی دشمنی ختم کرتے ہوئے دوستی میں بدلنا چاہتا ہے۔ یہ سب کاظم شاہ کے لیے عجیب باتیں تھیں، مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا کہ وہاں جا کر تھیلے میں سے بلی باہر آ ہی جانی ہے کہ کیوں وسیع اس کی جانب رشتہ داری کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ پورا سفر گوہر عجیب و غریب باتیں کرتی رہی جس پر کاظم شاہ نے دھیان نہیں دیا، کیونکہ آج کل وہ الٹی سیدھی باتیں ہی کرتی تھی جس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ ادھر پہنچے تو وسیع خانزادہ نے بڑے اخلاق سے کاظم شاہ کو نہ صرف بلایا بلکہ اس کے گلے بھی لگا۔ گوہر بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب کاظم شاہ باقاعدہ اس کے خاندان کے ساتھ اچھے سے ملا تھا، اور اس کے میکے والوں نے اس کا یوں گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد گوہر نے کاظم شاہ کو ساتھ لیا اور کہا، چلو دلہن دیکھنے چلتے ہیں۔ کاظم شاہ نے منع کر دیا تو گوہر نے اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کے مسکراتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں کاظم شاہ کو یہ سب بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے گوہر کی آواز سنائی دی جو اسے پیچھے سے بلا رہی تھی۔ کاظم شاہ نے مڑ کے دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گیا۔ گوہر کے ساتھ دلہن کے روپ میں کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ گل کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے گل کی جانب بڑھا مگر راستے میں ہی وسیع خانزادہ نے اسے تھام لیا۔ اے میاں سنبھل کر، بیوی ہے وہ میری، ولیمہ کھانے آئے ہو کھا کر واپس جائیں، اور میری بیوی سے میری اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتے، سمجھے نا؟ اس نے گوہر کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے گل کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ گل بھی بڑی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے گوہر؟ یہ سب تم بھی ملی ہوئی تھی اس سب میں؟ کاظم شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن الفاظ میں اپنی بات مکمل کرے۔ جب گوہر اس کے قریب آئی اور بظاہر کالر ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے سرگوشی کے انداز میں بولی، میری جان، ایسے ہی تم نے بھی بھگایا تھا نا مجھے، یہ صبر تو میں کر جاتی مگر یہ کیسے کرتی کہ میرے باپ کو مارنے والا کوئی اور نہیں تم تھے، یعنی میرا شوہر تھا۔ جانتے ہو میری غلطی تھی، جو شخص اپنے باپ کی جان لے سکتا ہے وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ صرف ایک زمین کے لیے تم نے قتل کیا تھا نا میرے باپ کو۔ اور اس سے بڑی بات بتاؤں، یہ سب مجھے بتانے والا کوئی اور نہیں، گل تھی۔ میرا بھائی مجھے یہ کہتا تو میں کبھی یقین نہ کرتی کہ دشمنی میں کر رہا ہے یہ بات، مگر جس جگہ تم نے میرے باپ کو مارا وہیں تمہاری گل میرے بھائی کے ساتھ گل کھلا رہی تھی۔ اس نے دیکھ لیا اور مجھے بتایا تو میں اسے گھر سے بھاگنے میں مدد کر دی۔ اس کی بس بیچاری پشمینہ، جو پہلے اس بات سے انجان تھی مگر اسے اپنے اعتماد میں لے کر میں نے سب تو بتا دیا ہے، لیکن اس بیچاری لڑکی کو خاموش رہنا پڑا کیونکہ اس پہ ظلم تو ہو چکا تھا۔ بس وہ تمہارے ان مظالم کے بوجھ کو تم پر ہی پلٹتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ خیر، میں نے خلا کا کیس دائر کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے مجھے خلا اور پشمینہ کو بہت جلد طلاق دے دو گے اور اس نیک کام میں دیر نہیں کرو گے۔ اتنا کہہ کر گوہر نرمی سے اس کی گلے لگی اور مڑ گئی، جبکہ پیچھے کاظم شاہ کے پیروں تلے واقعی زمین نکل چکی تھی۔